नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। माँ ने बहू को पीहर जाने से मना किया तो बेटे ने किया ऐसा काम कि माँ के होश ठिकाने आ गए। सुबह सुबह सीमा किचन में जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगी थी। चूल्हे पर सब्जी चढ़ी थी। तवे पर पराठे सेके जा रहे थे। हाथ तेजी से चल रहे थे। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी बेचैनी थी। शारीरिक तौर पर वह यहां थी, मगर मन कहीं और था। बगल के कमरे में उसकी सासू माँ आशा जी बिस्तर पर उठकर बैठ गई। कुकर की सीटी और बर्तनों की आवाज ने उन्हें जगा दिया था। उन्होंने घड़ी की ओर देखा। सिर्फ 6 बजे थे। माथे पर हल्की सी शिकन पड़ी। आज रविवार है और रविवार को हमारे घर में तो 11 बजे से पहले कोई नाश्ता नहीं करता। फिर बहू इतनी सुबह सुबह, कोई बात तो जरूर है। दूसरी ओर मनोहर जी अपनी कुर्सी पर बैठे अखबार के पन्ने पलट रहे थे। खबरें पढ़ने में पूरी तरह से मगन। कुछ ही देर के बाद सीमा काम निपटाकर कमरे में चली गई और फिर तैयार होकर अपने सास ससुर के कमरे में दाखिल हुई। उसने पहले सास और फिर ससुर के पांव छुए। माँ जी, बाबूजी, उसकी आवाज में हिचकिचाहट साफ झलक रही थी। मैं आज अपने मायके जा रही हूं। आशा जी की बोहे तन गई और मनोहर जी ने अखबार नीचे रख दिया। दोनों की निगाहें एक साथ सीमा पर टिक गई। क्यों? एक हफ्ता भी नहीं हुआ जब तो अपने मायके होकर आई थी। फिर आज कौन सी जरूरत आन पड़ी वहां जाने की? आशा जी ने सवाल किया। सीमा ने थोड़ा स्पष्ट किया। वो माँ की तबीयत ठीक नहीं है। पापा के लिए सब कुछ संभाल रहे हैं। खाना तो वे जैसे तैसे बना रहे हैं। सोचा आज जाकर घर के बाकी के काम संभाल। माँ की दवाइयां और टेस्ट रिपोर्ट भी ले आऊंगी। कोई जवाब नहीं आया। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। सीमा के होठ कुछ कहने को हिले, मगर शब्द अधर में ही अटक गए। सास ससुर की चुप्पी को वह अच्छी तरह पहचानती थी। ये मौन असहमति से ज्यादा बोझिल होता है। थोड़ी देर खड़ी रहने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिले तो असहज सी होकर बोली, वैसे माँ जी, मैंने नाश्ता बनाकर रख दिया है। दोपहर के लिए सब्जी भी तैयार है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी? इतना कहने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं कहा तो सीमा चुपचाप अपने कमरे में लौट आए। इधर आशा जी और मनोहर जी एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमसे तो बड़ी भूल हो गई, आशा जी ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। अपने शहर की लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आए। जब भी मन होता है चल पड़ती है मुंह उठाकर। ससुराल तो जैसे होटल हो गया। जब जी चाहे आओ, जब जी चाहे चले जाओ। मनोहर जी ने भी हामी भरी और गुस्से में अखबार मोड़ते हुए कहा, ये बहुएं तो जितना सिर चढ़ाओ उतना ही चढ़ती हैं। हफ्ता भी पूरा ही नहीं हुआ पिछली बार गए हुए। अब फिर मायके जाने की तैयारी। आज जाती है तो चली जाए, लेकिन आइंदा से समझाओ बहू को। आशा जी की आंखों में अब खींच के साथ साथ नाराजगी भी दिखने लगी। उन्होंने मनोहर जी की बात पर सहमति जताते हुए कहा, सही कहते हैं आप। बहू की लगाम कसकर रखनी पड़ेगी। कि रोज रोज मायके जाना हमारे यहां नहीं चलेगा। अब तो जैसे बहू नहीं कोई मेहमान हो गई। 2 दिन यहां तो तीसरे दिन वहां। फिर मनोहर जी बोले, और वो सुमित भी तो कुछ नहीं कहता उसे। शायद बीबी के आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती उसकी। जोरू का गुलाम कहीं का। उधर सीमा अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी, मगर ध्यान तो उसका मायके में ही लगा था। उसके गालों पर गर्म आंसू चुपचाप बह रहे थे। हर बार यही तो होता था। मायके जाने की बात छेड़ते ही घर में तनाव की दीवार खड़ी हो जाती थी। उसका इकलौता भाई तो अब अमेरिका में था। पिछले साल ही कंपनी ने उसे 30 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भेजा था। उसकी अनुपस्थिति में माता पिता की जिम्मेदारी संभालने वाली सीमाएं तो थी।
कभी माँ की तबीयत खराब तो कभी पापा की। अगर मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा? आंखों से गिरते आंसू उसकी गोद में रख दुपट्टे को भिगो गई, मगर उसने खुद को संभाला, बैग उठाया, स्कूटर की चाबी ली और निकल पड़ी। सुमित अभी तक अपने कमरे में सो रहा था। सीमा ने उसे रात को ही बता दिया था कि वह मायके जा रही है। सुमित ने बस इतना ही कहा था, जाना है तो जाओ, लेकिन माँ पापा को थोड़ा मना ले। तुम अगर थोड़ी बातों को बैलेंस कर लो तो बात नहीं बिगड़ेगी। सुमित जानता था कि सीमा की मंशा गलत नहीं है, वह एक संवेदनशील पति था, लेकिन माता पिता की भावनाओं को भी समझता था। उसका बस यही सोचना था कि सीमा दोनों घरों की जिम्मेदारियों को संतुलित रूप से निभाए ताकि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। हे भगवान, बस मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए। पापा की तबीयत भी कहाँ ठीक रहती है। ना जाने वे अकेले घर का काम कैसे कर रहे हो। सोचते सोचते सीमा की आंखें फिर से नम हो गई। सीमा जब अपने मायके पहुंची तो देखा माँ बिस्तर पर लेटी थी, चेहरा पीला और आंखों में थकान उतर आई थी। पापा रसोई से बाहर आते हुए बोले, सीमा तू आ गई, बहुत अच्छा किया बेटा। देख मैंने बेसन का चीला बनाया है, खाकर बता कैसा बना है। सीमा के पापा ने एक टुकड़ा उसके मुंह में डाला तो सीमा बोली, बहुत अच्छा बना है पापा, चल तू बैठ, मैं और बनाकर लाता हूं। तो सीमा ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं बना लूंगी, आप चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूं ना, थोड़ी देर आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। उसने पर्स एक और रखा और तुरंत काम में जुट गई। नाश्ता निपटाने के बाद घर की हालत देखी थी। बर्तन एक कोने में झूठे पड़े थे, कुछ कपड़े बालकनी में टंगे थे, कुछ वॉशिंग मशीन में पड़े थे, फर्श पर भी गंदगी थी। पिछले 1 महीने से काम वाली बाई नहीं आ रही थी और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी। पापा से जो हो पाता कर लेते। सीमा ने पहले घर की सफाई की, बर्तन मांजे, कपड़े धोए, फिर झाड़ू पोंछा करके पूरा घर चमका दिया। माँ की दवाइयों की याद आई तो पर्ची लेकर निकालने को हुई, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुमित दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। तुम थक जाओगे, इसलिए सोचा कि तुम्हारी मदद कर दूं। सुमित ने कहा, मैं अभी बस दवाइयां लेने ही जा रही थी, मेडिकल रिपोर्ट भी लेनी थी। तुम रहने दो, रिपोर्ट और दवाइयां मैं ले आता हूं, सुमित ने कहा और अंदर आ गए। सीमा और उसके माता पिता को सुमित का केयरिंग नेचर बहुत अच्छा लगता था। सुमित ने माँ पापा से हालचाल पूछा, मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर आए और रिपोर्ट्स भी समय पर लाकर देते। कुछ घंटों में दोनों ने मिलकर घर को फिर से संवार दिया। सीमा को लगा जैसे मायका फिर से सांस लेने लगा। शाम होते ही सीमा ने विदा ली। माँ ने हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करना, तुम दोनों के हंसते चेहरे देखकर ही तबीयत अच्छी महसूस होने लगी है। स्कूटर स्टार्ट हुआ और ससुराल की तरफ बढ़ा। सुमित ने गाड़ी से उसे फॉलो किया। जब वे दोनों घर पहुंचे, सुमित ने झट से कहा, तुम रसोई में मत जाना, मैं खाना बाहर से मंगवा लेता हूं। कभी कभी बाहर का खाना भी ठीक होता है। सीमा के चेहरे पर थकावट साफ दिख रहे थे, लेकिन सुकून भी था। लेकिन जैसे ही वह ड्राइंग रूम में पहुंची, सामने सास ससुर बैठे थे। उनकी आंखों में ना तो चिंता थी, ना ही हमदर्दी, बस तिरछी निगाहें और खामोश सवाल। लेकिन अभी वह अपने कमरे तक भी नहीं पहुंची थी कि सासू माँ की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। अब फुर्सत मिली है तुम्हें घर लौटने की, सारा काम पड़ा है, अब जल्दी से डिनर की तैयारी कर लो। जाने कब बनेगा और कब मिलेगा खाने को। शब्द तीर की तरह चुभे। उसे लगा था कि सास ससुर उससे उसकी माँ का हालचाल पूछेंगे, लेकिन यहां तो इन लोगों को अपनी चिंता सताए जा रही थी। जवाब में सीमा झुकी नजरों के साथ कुछ कहने जा रही थी
कि तभी सुमित की आवाज गूंजी, माँ मैंने डिनर ऑर्डर कर दिया है, आता ही होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर का खाना। आशा जी लगभग चौंक कर बोली, तू क्या चाहता है बेटा? जैसे बहू की मां बिस्तर पर पड़ी है वैसे हम भी बिस्तर पकड़ ली। बाहर का खाना खिला खिलाकर बीमार करने का इरादा है तुम्हारा? सुमित ने शांत स्वर में जवाब दिया, अरे नहीं मां, कभी कभी तो चलता है। सीमा सुबह से मायके में काम कर रही थी, थक गई है। एक दिन बाहर का खाना खा लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। सीमा चुपचाप खड़ी थी। आशा जी ने तीखे स्वर में कहा, ठीक है, आज बाहर से खा लेंगे, लेकिन यह हर बार का काम नहीं होना चाहिए। मनोहर जी जो तक खामोश थे कहने लगे, देख सुमित, तू अपनी बीवी का पक्ष तो ले रहा है, लेकिन ये रोज रोज मायके भागने की आदत ठीक नहीं है। बहू है, ससुराल की जिम्मेदारी निभानी चाहिए इसे। 2-4 महीने में कभी तीज त्योहार पर जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन ये रोज रोज। बाबूजी बात अच्छे या बुरे की तो है ही नहीं। उसकी मम्मी की तबीयत सच में ठीक नहीं थी, उन्हें जरूरत थी सीमा की। अरे अब बुढ़ापा है तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। ऐसे में उनके बेटे को होना चाहिए था उनके पास। विदेश जाकर बैठा है और यहां परेशानी हमें उठानी पड़ रही है। आशा जी तीखे लहजे में बोली। सीमा का मन भारी हो गया। मां जी 3 साल के लिए गए हैं, 1 साल तो बीत चुका है, 2 साल भी निकल ही जाएंगे। तो क्या तब तक तुम यही सब करने वाली हो? सास ने कटाक्ष किया। सीमा ने पलटकर जवाब देने की कोशिश की, मां जी, मां की तबीयत, लेकिन उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। सुमित ने उसका कंधा हल्के से दबाया और इशारों में ही उसे चुप रहने को कह दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। खाना आ गया था। सुमित ने टेबल पर खाना लगाया और सीमा से बोली, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं प्लेट्स लगा देता हूं। सीमा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। डिनर के बाद दोनों कमरे में आए तो सुमित सीमा के पास बैठ गई। सीमा, माँ पापा की बातों दिल से मत लगाना, वो बस पुराने ख्यालों की है। सुमित, मैं कोशिश करती हूँ। सीमा की आवाज भर आ गई, लेकिन माँ बीमार है, पापा अकेले हैं, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? और यहाँ यहाँ तो मेरी सांस लेने पर भी सवाल उठते हैं। सुमित ने उसका हाथ थामा। मैं हूं ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह आशा जी और मनोहर जी लॉबी में सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। रसोई में सीमा नाश्ता तैयार कर रही थी। इधर सुमित अपने ऑफिस बैग में फाइलें ठूस रहा था, बार बार घड़ी की ओर देखते हुए। सीमा, मैं निकल रहा हूं। उसने रसोई की ओर आवाज लगाई। हाँ, नाश्ता टेबल पर रख दिया है, सीमा ने जवाब दिया, लेकिन उसका मन और कहीं था। वो मायके की चिंता में डूबी थी। मां की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं थी और काम वाली बाई के ना आने से घर का काम पापा के कंधों पर था। उसने कुछ सोचा, तभी उसे अपने मायके के पड़ोस में रहने वाली सरोज आंटी की याद आई। उसने फटाफट फोन उठाया और नंबर डायल किया। हाँ सीमा बेटा, सब ठीक? सरोज आंटी की गर्मजोशी भरी आवाज सुनकर सीमा को थोड़ा सुकून मिला। हाँ आंटी, बस मां की तबीयत की चिंता है और काम वाली बाई भी तो नहीं आ रही। क्या आप कोई भरोसेमंद बाई का इंतजाम कर सकती हैं? अरे बेटे, तो छोटी सी बात है, सरोज आंटी ने हंसते हुए कहा। मैं देखती हूँ, तू फिक्र मत कर। सीमा ने फोन रखा और नाश्ता टेबल पर सजाया। आशा जी और मनोहर जी चुपचाप खाने बैठे। उसी खामोशी में कल की नाराजगी की हल्की सी गंध थी, लेकिन सीमा ने ध्यान नहीं दिया। वो अपनी सोच में ही गुम थी। दोपहर का खाना निपटाने के बाद सीमा को मार्केट जाना था। घर की सब्जियां खत्म हो चुकी थी और कुछ दूसरा सामान भी लाना था। उसने सोचा, सब काम एक साथ निपटा लेती हूँ। मार्केट में दुकानदारों से मोलभाव करते हुए
उसने जल्दी जल्दी सामान खरीदा। अभी वह सब्जी की दुकान की ओर बढ़ ही रही थी कि सरोज आंटी का फोन आया। सीमा, मैंने एक भाई से बात कर ली है। सरोज आंटी की आवाज में उत्साह था। काम दिल लगाकर करती है और ईमानदार भी है। तू एक बार आजा और उसे सारा काम समझा दे। आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा की आवाज में राहत थी। मैं अभी आती हूँ। उसने स्कूटर मायके की ओर मोड़ लिया। सास ससुर को बताने का मतलब था, दस्ताने सुन गया। फिर क्या मालूम वो जाने भी देंगे या नहीं, इसलिए उसने सुमित को फोन किया। सुमित, मैं थोड़ी देर के लिए मायके जा रही हूँ। माँ के लिए बाय का इंतजाम हो गया है। उसे काम समझाने जा रही हूँ। ठीक है सीमा, सुमित ने जवाब दिया। मायके पहुंचकर उसने नई बाई नीतू को सारा काम समझा दिया। नीतू, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती तो खाना हल्का बनाना, बर्तन रोज 2 बार धोने हैं और कपड़े भी टाइम पर। नीतू ने सिर हिलाया। जी दीदी, सब समझ गई। सीमा ने माँ पापा से नीतू की तनख्वाह और टाइमिंग तय की। फिर सब्जी लेने मार्केट वापस चली गई। सब्जी की खरीदारी करते करते शाम ढल चुकी थी। घर लौटते वक्त सड़कों पर ट्रैफिक ने उसे और देर करवा दी। उधर सुमित ऑफिस से घर लौट चुका था। सुमित बेटा, ये सीमा कहाँ रह गई? अभी तक नहीं पहुंची और फोन भी नहीं लग रहा। आशा जी ने शिकायत भरे लहजे में कहा। सुमित ने फोन चेक किया और बोला, माँ, फोन शायद स्विच ऑफ हो गया होगा। वैसे से बात हुई थी मेरी, बता रही थी कि थोड़ा काम है मायके में, बस आती होगी। लो, हम चाय के लिए बैठे हैं और वो क्या मालूम कि रोज का ड्रामा कब बंद होगा। उसी समय दरवाजा खुला और सीमा अंदर आई। हाथों में सब्जियों का थैला था और चेहरा थकान से भरा। आशा जी उसे देखते ही बोली, क्यों बहू, यहां से तो सब्जी का नाम लेकर निकली थी और फिर अपनी मां के घर चली गई। सीमा ने थैला रसोई में रखा और शांत स्वर में जवाब दिया, माँ जी, बस थोड़ा सा काम था। माँ के घर काम करने के लिए बाई का इंतजाम करवाना था। वहां सरोज आंटी रहती है ना, उन्होंने बाई ढूंढ दी। अब मुझे बार बार नहीं जाना पड़ेगा। ये सुनते ही आशा जी और मनोहर जी के चेहरों पर संतुष्टि के भाव पसर गए। यही तो चाहते थे वह भी। फिर आशा जी ने सिर हिलाया और रौब से बोली, अच्छा अच्छा, ये ठीक किया तुमने। चलो अब सबके लिए चाय बनाकर ले आओ। और हाँ, सुबह के बर्तन भी झूठे पड़े हैं, काम वाली बाई नहीं है, वो भी धो देना। थकी हारी सीमा चुपचाप रसोई में चली गई। सुमित भी हाथ मुंह धोकर रसोई में आ गई। जब तक तुम बर्तन धोती हो, मैं चाय बना लेता हूँ, साथ बैठकर पियेंगे। अरे रहने दो, आप ऑफिस से अभी अभी लौटे हो, चाय मैं बना लूंगी। बिल्कुल नहीं, आज तो चाय मेरे हाथों से ही बनेगी, घबराओ नहीं। चीनी की जगह नमक नहीं डालूंगा। दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब सीमा की मां की तबीयत थोड़ी संभल गई थी, इसलिए सीमा की चिंता थोड़ी कम हो गई। साथ ही साथ उसके घर में भी शांति फिर से लौट आई थी। सास ससुर भी अपनी बहू से अब पूरी तरह संतुष्ट थे और संतुष्टि का कारण यही था कि पूरे 20 दिन हो गए थे और सीमा अपने मायके नहीं गई थी। बस किसी काम वाली बाई की तरह दिन रात उनकी सेवा में जुटी थी। आज रविवार था। दोपहर के खाने के बाद सीमा रसोई की सफाई कर रही थी। बाहर लॉबी में आशा जी, मनोहर जी और सुमित एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। टीवी पर कोई पुरानी फिल्म चल रही थी। तभी आशा जी का फोन बजा। स्क्रीन पर उनकी बेटी दिशा का नाम था। हाँ दिशा बेटा, सब ठीक? आशा जी की आवाज में उत्साह था। फोन पर कुछ देर बात हुई और जैसे उन्होंने फोन रखा, उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। अरे बहू, उन्होंने रसोई की ओर आवाज लगाई, दिशा शाम को अपने बच्चों के साथ आ रही है, पूरा 1 हफ्ता रहेगी यहाँ। उनके लिए स्पेशल खाना तैयार कर दे। सीमा ने रसोई से जवाब दिया, जी माँ जी,
मैं भी तैयारी शुरू करती हूँ। हाँ और सुन, आशा जी ने उत्साह में कहा, तिशा को मिक्स वेज बहुत पसंद है, वो बना देना। और बच्चों को पनीर की सब्जी, साथ में कुछ मीठा भी, खीरी बना देना। ठीक है माँ जी, सीमा ने जवाब दिया और रसोई में सामान जुटाने लगी। मैं जैसे ही सब्जियां काटने बैठी तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर माँ का नंबर देखकर उसका दिल धक से रह गया। उसने फोन उठाया। हाँ माँ, सब ठीक है ना? सीमा बेटा, माँ की आवाज में घबराहट। तेरे पापा की खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, लेकिन सीमा के पसीने छूटने लगे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। फोन हाथ में थामे मैं रसोई से बाहर निकली, जहां सुमित, आशा जी और मनोहर जी बैठे थे। सुमित ने उसकी हालत देखी तो तुरंत उठकर उसके पास आया। क्या हुआ सीमा? माँ का फोन था। सीमा की आवाज में घबराहट। पापा की खांसी बहुत बढ़ गई है, उनकी हालत खराब है। वैसे भी वे दमा के मरीज हैं, लगता है अस्थमा का अटैक आया है। डॉक्टर को उन्होंने फोन करके बुला लिया है, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। ये सुनते ही आशा जी और मनोहर जी एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। सीमा ने सुमित की ओर देखा और बोली, रात को खाना हम बाहर से मंगवा लेंगे, लेकिन अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। आशा जी ने बोहे सिकोड़ी और तीखे लहजे में कहा, लो, अब तक माँ बीमार थी और अब पापा बीमार। मुझे तो समझ नहीं आता ये तमाशा कब तक चलेगा। सुमित ने बीच में टोकते हुए कहा, माँ प्लीज अभी ये सब बातें मत करो। सीमा के पापा की तबीयत गंभीर है। मनोहर जी ने गुस्से में टीवी का रिमोट सोफे पर पटका और बोले, अभी क्यों नहीं? जो बात होगी अभी होगी, बहुत हो गया ये सब। आशा जी ने सीमा की ओर देखते हुए कहा, देख बहू, डॉक्टर को तेरी माँ ने बुला ही लिया है, वो इलाज भी कर देगा। फिर तुझे वहां जाने की क्या जरूरत है? मायके से ज्यादा अब ससुराल पर ध्यान दो। छोटी छोटी बातों पर वहां चले जाना सरासर गलत है। तुम्हारे माँ बाप ने शादी करके तुम्हें यहां भेजा है। अब वह घर तुम्हारा नहीं, यही है घर तुम्हारा। मायकों को भूलकर ससुराल की जिम्मेदारियां निभाओ। सीमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, माँ जी, जब से मैं इस घर में आई हूं, ससुराल की जिम्मेदारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मेरे मम्मी पापा भी मेरे अपने हैं। बेशक मेरी शादी हो गई है, लेकिन उनके साथ मेरा खून का रिश्ता तो नहीं टूटा। मेरी रगों में उनका ही खून दौड़ता है। मैं आज भी उनकी बेटी हूं और वह मेरे माँ बाप है। आशा जी ने तुरंत जवाब दिया, हमने कब कहा कि वे तेरे माँ बाप नहीं है? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि शादी के बाद बेटियों को ससुराल पर ध्यान देना चाहिए, मायके पर नहीं। तेरे माँ बाप की जिम्मेदारियां तेरा भाई देखे, कि तेरा काम नहीं है। ये सुनकर सुमित के सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से से बोली, बस कीजिए माँ, एक तो सीमा के पापा बीमार हैं, ऊपर से आप कुछ समझने को तैयार नहीं। मनोहर जी ने तीखी नजरों से सुमित की ओर देखा। समझने को तू तैयार नहीं है बेटा, जोरू का गुलाम बनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाता फिरता है। शर्म नहीं आती? हमारी बातों का कोई मोल नहीं रहा तेल ले। लेकिन अब बहुत हुआ, आज तो फैसला होकर रहेगा। सुमित का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने जोर से कहा, ठीक है, आप फैसला चाहते हैं ना, तो सुन लीजिए मेरा फैसला। हम आज ये घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या क्या कहा तूने? आशा जी की आवाज कांप रही थी। उनकी आंखें गुस्से और सदमे से फैल गई। हमें छोड़ने की बात कर रहे हैं? अपने माँ बाप को, जो तुझे इस दुनिया में लेकर आए, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। आज तू जो कुछ भी है हमारी बदौलत है। तेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए हमने ना जाने कितने समझौते किए, लेकिन तुझे कभी कभी नहीं आने दी। और आज तू कल की आई इस लड़की के लिए हमें छोड़ने की बातें कर रहा है।
सुमित ने गहरी सांस ली और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, माँ, बाबूजी, आपने जो बातें अभी कही, क्या वही बातें सीमा पर लागू नहीं होती? उसके माँ बाप ने भी उसे जन्म दिया है, ना तो उसे पाला पोसा है, उसे पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने भी अपनी बेटे के लिए जिंदगी में न जाने कितने समझौते किए होंगे, उसकी शादी के लिए ना जाने कितनी मुश्किलों से पैसों का इंतजाम किया होगा ताकि वह खुश रहे। तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि अपने माँ बाप के दुख तकलीफ में उनके साथ खड़ी रहे? माँ बाप तो माँ बाप हैं, चाहे मेरे हों या सीमा के। माँ बाप के प्रति फर्ज निभाने में भेदभाव कैसा? और अगर मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती तो मुझे क्या हक है आप लोगों की सेवा करने का? मैं भी चला जाता हूं आपको छोड़कर। कमरे में सन्नाटा छा गया। आशा जी और मनोहर जी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। सीमा की आंखें भर आई। उसके शब्दों को सुमित ने अपनी आवाज दी, लेकिन मनोहर जी और आशा जी बिल्कुल चुप थे। सुमित ने कार की चाबी उठाई। चलो सीमा, पहले तुम्हारे पापा को संभालना जरूरी है, बाकी बातें बाद में देखेंगे। सीमा ने नजरें झुकाई। कुछ कहे बिना सुमित के पीछे चल दी। सीमा के घर पहुंचते ही मां ने दरवाजा खोला। डॉक्टर अभी आए हैं बेटा, इंजेक्शन दिया है। कह रहे थे अगर टाइम पर इलाज ना होता तो खतरा बढ़ जाता। सीमा पापा के पास गई, उनका माथा सहलाया और धीरे से कहा, पापा अब सब ठीक हो जाएगा, मैं यही हूं। पापा ने उसकी उंगलियां थामी और एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। सुमित एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। बेटी और पिता के बीच एक उद्देश्य लेकिन बेहद मजबूत डोर। डॉक्टर ने दवाइयां लिखी और टेस्ट करवाने को कहा तो सुमित और सीमा पापा को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर टेस्ट करवाने ले गई। उसी शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा ने दरवाजा खोला। सामने आशा जी और मनोहर जी खड़े थे, हाथ में घर के बने खाने का टिफिन, जिसमें सीमा के पापा के लिए खिचड़ी और बाकी लोगों के लिए रोटी सब्जी। सीमा हैरानी से उन्हें देखती रही। आशा जी ने टिफिन टेबल पर रखा और फिर सीमा के पापा का हालचाल पूछने लगी। कुछ देर बाद जब आशा जी और मनोहर जी वापस जाने लगे, सीमा चुपचाप उनके साथ दरवाजे तक आई। दरवाजे की चौखट पर रोकते हुए आशा जी ने उसका हाथ थामा और पहली बार एक मां की तरह मुस्कुराकर बोली, बेटी अपने पापा का पूरा ध्यान रखना, जब तक वह ठीक नहीं हो जाते यहीं रहो, बाकी चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। शायद उन्हें समझ आ चुका था कि बहू कोई जानवर नहीं जिसे भाड़े में लाए और खूंटे से बांध दिया। वह भी इंसान है जिसे अपनी स्वतंत्रता बाकी इंसानों की तरह ही प्यारी है। सीमा स्तब्ध रह गई। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं मिले। भरी आंखों के साथ उसने झुककर ससुर के पैर छुए और अंदर आई। सबने मिलकर टिफिन में से खाना निकालकर एक साथ खाए। सुमित उसी रात लौट गया था, लेकिन जब 2 दिन बाद सीमा मायके से लौटकर अपने ससुराल आए तो घर की हवा कुछ बदली बदली सी लगी। अब घर का माहौल पहले जैसा बोझिल नहीं था। जिन सास ससुर की हर बात में कड़वाहट का जहर खुला रहता था, आज उनके लहजे में ममता और प्रेम की मिठास घुल चुकी थी। घर वही था, लोग भी वही थे, बस सोचने का नजरिया बदल गया था। अब हर बात में बहू को आदेश नहीं दिया जाता था, बल्कि राय ली जाती थी। वह अभी भी बहू बनकर ससुराल के सारे फर्ज निभाती थी, लेकिन कठिन परिस्थितियों में तुरंत माँ बाप के पास जाकर उनका हल बन जाती थी, क्योंकि बहू होने के साथ साथ वो एक बेटी भी थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।